डीएसपी मैडम सादे कपड़ों में वड़ा पाव खा रही थी। वहीं पर एक रिश्वतखोर दरोगा आया और उनका हाथ पकड़ लिया। लेकिन फिर डीएसपी मैडम ने जो किया, उसे देखकर आपके भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे। इस घटना की शुरुआत होती है बिहार के एक छोटे से गांव से, जहां पर रहने वाली सविता एक बहुत दुखी और लाचार महिला थी। उसकी शादी को महज 4 वर्ष हुए थे और उसने 2 साल पहले ही एक पुत्री को जन्म दिया था। लेकिन शादी के 4 साल बाद एक दुर्घटना में उसके पति की मृत्यु हो गई। सविता के ऊपर मुसीबत का पहाड़ टूटा। उसकी पुत्री महज 2 वर्ष की थी। लोगों का कहना था, अब इस बेचारी अबला नारी का क्या होगा। कुछ लोगों का कहना था कि अब उसे जल्द दूसरी शादी कर लेनी चाहिए ताकि उसकी बच्ची का भविष्य सुधर सके। साथ ही साथ सविता के ससुराल वालों ने भी उससे मुंह मोड़ लिया। उन्हें उससे तब तक ही मतलब था जब तक कि उनका बेटा था। उनके बेटे के जाने के बाद उन्होंने सविता से कहा, अब तुम हमारी जिम्मेदारी नहीं हो, तुम अपने घर चले जाओ और इस बच्ची को भी ले जाओ। क्योंकि सविता ने एक लड़की को जन्म दिया था, तो वैसे भी उसके ससुराल वाले उसे पढ़ाना लिखाना नहीं चाहते थे, उसकी जिम्मेदारी उठाना नहीं चाहते थे। उनकी सोच बहुत खराब थी और उनका यह बयान उस गंदी सोच का जीता जागता उदाहरण था। इसके बाद सविता अपनी 2 साल की बच्ची को लेकर अपने घर चली गई। वहां पर उसके पापा मजदूरी का काम करते थे और मां गृहिणी थी। कुछ दिनों तक उन्होंने सविता को रखा, लेकिन बच्ची के खर्चे और सविता के खर्चे उन्हें आर्थिक तौर पर बहुत मुसीबत दे रहे थे। उनके मुंह से कुछ निकल नहीं रहा था। लेकिन समय के साथ सविता यह बात समझ गई कि मेरे माता पिता मुझे और मेरी बच्ची को संभाल पाने में असमर्थ है। अब मुझे ही कुछ करना होगा। मुझे ही अपनी बच्ची के भविष्य को उज्ज्वल बनाने के लिए उसे पढ़ाना लिखाना होगा। अब मुझे ही कुछ काम करके दिखाना होगा। तब सविता ने निर्णय लिया कि वह गांव छोड़कर पास के शहर में जाएगी और वहां पर कुछ काम धंधा करके अपनी बच्ची को बड़ा करेगी। उसके मन में बहुत उत्साह था। अब उसके आगे पीछे कोई नहीं था, एक ही लक्ष्य था, अपनी बच्ची को बड़ा अधिकारी बनाना, जिससे समाज में उसे सम्मान मिले और हर क्षेत्र में उसकी जिंदगी बिना किसी मुश्किल के बहुत अच्छी हो। जब वह नजदीकी शहर में गई तो अपने लिए काम ढूंढने लगी, लेकिन उसे कहीं भी काम नहीं मिल पा रहा था। तब उसने सोचा, मैं कुछ खाने पीने की दुकान लगा लेती हूं। उस समय वड़ा पाव लोग बहुत पसंद कर रहे थे, जो मात्र 20 से 25 में आता था। साथ ही साथ इसे बनाना भी बहुत आसान था। मात्र 2 ब्रेड के अंदर एक आलू वड़ा लगाकर चटनी के साथ परोस दिया जाता था। सविता को लगा कि यह तो बहुत आसान काम है और यह वह आसानी से बना सकती है। तब उसने एक कॉलेज के बाहर थोड़ी सी जगह देखकर अपना एक स्टॉल लगाया और वड़ा पाव बेचना शुरू कर दिया। धीरे धीरे वह बहुत अच्छा व्यापार करने लगी। उसी दुकान पर वह अपनी 2 साल की बच्ची जानकी को भी रखती थी। वह अपनी बेटी से बहुत प्यार करती थी और एक क्षण के लिए भी उसे खुद से जुदा नहीं करती थी। समय के साथ स्थितियां बदल रही थीं। इस व्यापार को चलते हुए सविता को 3 से 4 साल हो चुके थे। तब तक उसकी बच्ची भी 6-7 वर्ष की हो चुकी थी। धीरे धीरे जानकी के अंदर भी समझ आने लगी। वह रोजाना देखती थी कि उसके पिता नहीं है, लेकिन उसकी माता ही उसके लिए सब कुछ है। वह उसे पिता का भी सुख प्रदान कर रही थी, क्योंकि एक पिता की जिम्मेदारी होती है कि वह अपने परिवार का पालन पोषण करे। लेकिन जानकी यह समझने लग गई थी कि मेरी मां सविता मेरी खुशियों के खातिर खुद व्यापार कर रही है। वह यहां वड़ा पाव बेच रही है ताकि मैं पर लिख सकूं। उसने भी मन ही मन ठान लिया था कि एक दिन वह अपनी मां को इन सब मुश्किलों से छुटकारा दिलाकर रहेगी। इधर सविता बहुत मेहनत कर रही थी, क्योंकि वह अपनी बेटी को पढ़ा लिखा कर बड़ा ऑफिसर बनाना चाहती थी। उसे हर तरफ से केवल अपमान मिला था। सब लोगों ने उसका तिरस्कार किया था। पति की मृत्यु के बाद किसी ने उससे अच्छा बर्ताव नहीं किया, किसी ने उसे कुछ पूछा तक नहीं। लेकिन पिछले 4 सालों से वह व्यापार में बहुत अच्छा प्रदर्शन कर रही थी। वह रोजाना 100 से 200 वड़ा पाव बेचा करती थी, जिस वजह से धीरे धीरे उसकी स्थिति बहुत अच्छी हो रही थी। लेकिन एक दिन कुछ ऐसा हुआ जिसके बाद सविता और जानकी की पूरी जिंदगी बदल गई। सरकार द्वारा उस शहर के अत्यधिक क्षेत्रों में फैले हुए अतिक्रमण को हटाने का निर्देश पारित किया गया। शहर के कोने कोने से उन खाना बेचने वालों को हटाया जा रहा था जो अवैध रूप से सरकारी जमीन पर खड़े थे। एक दिन ऐसा आया जब पुलिस विभाग की एक टीम अचानक से सविता के वड़ा पाव स्टॉल पर पहुंची और कहा, तुम इस जगह पर दुकान नहीं लगा सकती, तुम रास्ता रोक रही हो, तुम जगह का दुरुपयोग कर रही हो। इस जगह पर पार्किंग खोली जा सकती है, तो अवैध रूप से वड़ा पाव क्यों बेच रही हो? लेकिन सविता का कहना था,
साहब, मैं तो सिर्फ 5 घंटे ही शाम के समय दुकान लगाती हूँ। मुझ पर मेहरबानी करो, मेरी छोटी सी बच्ची है, मैं उसकी खातिर यह व्यापार कर रही हूँ। मेरे पति भी नहीं है। अगर आप मुझे शाम के 5 घंटे यहाँ दुकान लगाने की अनुमति देंगे, तो मेरा घरबार बहुत अच्छी तरह से चलता रहेगा। लेकिन वह दरोगा बहुत ज्यादा रिश्वतखोर और कठोर था। उसने सविता से कहा, ए चालाक औरत, अपने पति की मौत का बहाना बनाकर, अपनी छोटी बच्ची की सूरत दिखाकर तू मुझे पिघलाना चाहती है। अगर तेरा यह ठेला फिर इस जगह पर दिखाई दिया, तो मैं इसे तोड़कर रख दूंगा। और वह दरोगा वहां से चला गया। तकरीबन 2-3 दिन तक भय के कारण सविता ने दुकान नहीं लगाई, लेकिन घर में राशन कम होने लगा। उसके पास कोई और चारा नहीं था। उसने हिम्मत दिखाई और फिर से अपना स्टॉल कॉलेज के बाहर लगा दिया, लेकिन उसकी किस्मत बहुत खराब थी, क्योंकि उसी दिन फिर से उस दरोगा ने सविता को वड़ा पाव बेचते हुए देख लिया। वह गुस्से से आग बबूला हो गया। वह सविता के पास गया और कहा, अगर तुम यहां पर ठेला लगाना चाहती हो, तो मुझे 10,000 रुपए दे दो, मैं सारी बात संभाल लूंगा। जानकी भी यह सब नजारा देख रही थी, लेकिन सविता ने कहा, मैं एक गरीब महिला हूं, 10,000 रुपए एक दिन में आपको कहां से लाकर दूं? यह सुनकर दरोगा गुस्से से लाल पीला हो गया और उसने सविता का वड़ा पाव स्टॉल नीचे गिरा दिया। सारा सामान बर्बाद कर दिया। अपनी रोजी रोटी को इस तरह फेंकते हुए देखकर सविता की आंखों में आंसू आ गए। उसने गुस्से में उस दरोगा की कॉलर पकड़ ली। तब उस दरोगा ने उसे धक्का देकर दूर गिरा दिया। सविता के माथे पर एक बड़े पत्थर से चोट लग गई और वह वहीं बेहोश हो गई। उसे उसी अवस्था में छोड़कर पुलिस वाले वहां से निकल गए। तब कुछ राहगीरों ने उसे अस्पताल तक पहुंचाया। वहां पर उसका कोई अपना नहीं था, बस उसकी बेटी जानकी उसके साथ खड़ी थी। तकरीबन 1 सप्ताह तक सरकारी अस्पताल में सविता का इलाज चला। तब तक जानकी भी वहीं उसके साथ मौजूद थी। 1 सप्ताह बाद वे अपने घर लौटे, लेकिन अब सविता मानसिक रूप से कमजोर हो चुकी थी। मस्तिष्क में आंतरिक चोट लगने के कारण उसकी याददाश्त कभी आ रही थी तो कभी जा रही थी। वह पागलों जैसी हरकतें करने लगी। उस समय जानकी महज 8 वर्ष की थी, लेकिन अपनी मां के साथ हुआ अन्याय उसके अंदर क्रोध और जुनून की चिंगारी जला चुका था। वह जान चुकी थी कि इस दुनिया में अगर रिश्वत दो तो सब अच्छे हैं, और अगर ईमानदारी से काम करो तो सब तुम्हें बुरा समझते हैं। उस समय जानकी ने ठान लिया था कि अब हर हाल में वह दरोगा से भी बड़ा अधिकारी बनकर दिखाएगी। वह जिंदगी में एक ऐसा मुकाम हासिल करेगी कि उसकी मां को सबके सामने सम्मान मिले। इसके बाद उसने लोगों के घरों में जाकर छोटा मोटा काम करना शुरू किया, क्योंकि सविता अब काम करने की हालत में नहीं थी। वह मात्र 8 साल की बच्ची लोगों के घरों में सफाई का काम कर रही थी, बर्तन धो रही थी। उसे महीने के 5,000 से 7,000 मिलते थे। उसी पैसे से वह अपने घर का ख्याल भी रख रही थी और अपनी मां की सेवा भी कर रही थी। लेकिन इसी बीच रात्रि के समय वह अपनी पढ़ाई भी करती थी। वह एक सरकारी स्कूल में पढ़ रही थी, जहां उसकी ज्यादा फीस नहीं लगती थी, लेकिन अक्सर कामकाज के चक्कर में जानकी स्कूल भी नहीं जा पाती थी। फिर भी उसने अपनी पारिवारिक जिम्मेदारियों को 8 साल की अवस्था में ही कबूल कर लिया था। जैसे जैसे समय बीत रहा था, वह एक अनुभवी और जिंदगी को समझने वाली लड़की बन चुकी थी। 12वीं कक्षा उसने एक सरकारी स्कूल से बहुत अच्छे अंकों से पास की। उसके शिक्षक उससे बहुत प्रभावित थे और उसे हमेशा समझाते थे, तुम्हारा दिमाग बहुत तेज है, तुम जिंदगी में कुछ बड़ा कर सकती हो। तुम यह छोटे मोटे काम मत करो, तुम किसी बड़ी परीक्षा की तैयारी करो, तुम उसमें जरूर सफल हो जाओगी। लेकिन जानकी का कहना था, मैं भी बड़ी अफसर बनना चाहती हूं, लेकिन घर में बीमार मां है, मैं उन्हें अकेला छोड़कर कहीं नहीं जा सकती। मुझे उनका ख्याल रखना है और वही मेरी सबसे पहली जिम्मेदारी है। लेकिन एक दिन ऐसा आया जब उनकी जिंदगी में कुछ अच्छा होने की शुरुआत हुई। सविता अब पूरी तरह से ठीक हो चुकी थी। उसने जानकी को समझाया, बेटा, बचपन से लेकर आज तक तुमने बहुत बलिदान दिए हैं, लेकिन अब तुम्हें मेरा और तुम्हारा सपना पूरा करके दिखाना है। और वह सपना है बड़ा पुलिस अधिकारी बनने का। तुम चिंता मत करो, पढ़ाई करने के लिए दिल्ली जाओ। जिस जगह पर तुम साफ सफाई और बर्तन धोने का काम करती हो, वहां अब मैं काम करूंगी। मैं हर माह तुम्हें पैसे भी भेजूंगी। तुम अपने सपनों के साथ समझौता मत करो। आज ही दिल्ली के लिए रवाना हो जाओ और वहां जाकर यूपीएससी की तैयारी करो। अगर तुम एक बार अफसर बन गई, तो हमारी जिंदगी की सारी मुसीबतें दूर हो जाएंगी और अच्छे समय की शुरुआत होगी। तुम्हारे पास गाड़ी होगी,
तुम्हारे पास पावर होगी, समाज में तुम्हारा सम्मान होगा। मरने से पहले मैं एक बार तुम्हें उस मुकाम पर देखना चाहती हूं। अपनी मां से इस तरह का मोटिवेशन पाकर जानकी के मन में एक नई चिंगारी उत्पन्न हुई। उसे अब अपना लक्ष्य साफ नजर आ रहा था। उसके शिक्षकों का आशीर्वाद उसके साथ था। इसके बाद सविता ने एक बार फिर कमान संभाली और काम में लग गई। इधर जानकी दिल्ली के लिए रवाना हो गई। दिल्ली में संघर्ष की शुरुआत। दिल्ली पहुंचने के बाद उसने देखा कि वहां तो महंगाई बहुत ज्यादा थी। छोटे छोटे कोचिंग सेंटर वाले भी लाखों रुपए फीस मांग रहे थे। उसकी मां बहुत गरीब थी, आखिर वह इतना पैसा कहां से लाती। तब उसने पुस्तकालय, लाइब्रेरी में जाकर पढ़ाई करने का फैसला किया। वह रोज घंटों तक लाइब्रेरी में बैठकर यूपीएससी की तैयारी करती थी। लाइब्रेरी का संचालक रोज देखता था कि जानकी घंटों तक वहीं बैठकर पढ़ाई करती है। एक दिन उसने जानकी से पूछा, तुम रोज यहां आती हो, आखिर इसके पीछे क्या कारण है? क्या तुम्हारे पास पढ़ने के लिए जगह नहीं है या किताबें नहीं है? तब जानकी ने कहा, मैं कोचिंग संस्थान में यूपीएससी की तैयारी करना चाहती हूं, लेकिन उनकी फीस लाखों में है। मेरी मां अकेली है, उनके पास पैसे नहीं है। मेरे पापा का बचपन में ही देहांत हो गया था। मैं अपनी मां पर और बोझ नहीं डाल सकती। उन्होंने मुझसे बहुत उम्मीदें लगाई है, इसलिए मैं रोज घंटों तक इसी लाइब्रेरी में बैठकर पढ़ाई करती हूं। उसकी यह बातें सुनकर लाइब्रेरी संचालक को बहुत दुख हुआ। वास्तविकता में वह एक अच्छा इंसान था। उसने आगे एक एनजीओ के बारे में जानकी को बताया। जब जानकी उस एनजीओ से जुड़ी तो उसकी मार्कशीट देखकर एनजीओ वाले बहुत प्रभावित हुए। वे ऐसे ही बच्चों की तलाश में थे जो पढ़ाई में बहुत अच्छे थे लेकिन गरीबी के कारण फीस भरने में असमर्थ थे। अब जानकी को एक बहुत अच्छा सहारा मिल गया था जिससे वह अपने सपनों को पूरा कर सकती थी। उस एनजीओ ने अपने खर्चे पर जानकी का एडमिशन दिल्ली के एक प्रतिष्ठित कोचिंग संस्थान में करा दिया। अब जानकी को अपनी मेहनत दिखाने का मौका मिल चुका था। उसने दिन रात एक करके पढ़ाई शुरू कर दी। वह हर हाल में यूपीएससी की परीक्षा पास करना चाहती थी क्योंकि उसे जो छात्रवृत्ति, स्कॉलरशिप मिली थी, वह किसी वरदान से कम नहीं थी। उसे ऐसा लग रहा था कि भगवान ने इन एनजीओ वालों को उसकी मदद के लिए भेजा है ताकि वह जिंदगी में कुछ कर सके। उसकी राह में बहुत सारी दिक्कतें आईं, लेकिन उसने सब ओर से ध्यान हटाकर केवल और केवल अपनी पढ़ाई पर ध्यान रखा क्योंकि वह जीत की वैल्यू जानती थी। एक इंसान जिसे सफलता ही सफलता मिल जाए, वह कभी सफलता का स्वाद नहीं चख पाता। वह कभी उसके महत्व को नहीं समझ पाता। लेकिन जो लोग बचपन से गरीबी से शुरुआत करते हैं, जिन्होंने बुरा समय देख रखा होता है, वे जानते हैं कि सफलता की वैल्यू क्या है, अच्छे समय की वैल्यू क्या है। और यही वैल्यू जानकी के अंदर कूट कूट कर भरी थी। इसलिए उसने अपना ध्यान बिल्कुल भी नहीं भटकाया और रात दिन एक करके कोचिंग संस्थान में बड़े टीचर्स के मार्गदर्शन में यूपीएससी की तैयारी करने लगी। उसे विश्वास था कि वह जरूर कुछ बड़ा करके दिखाएगी। जब यूपीएससी की परीक्षा आई तो उसने देश भर में बहुत अच्छी रैंक हासिल की और इंटरव्यू भी अपनी योग्यता के आधार पर बहुत अच्छे से निकाल लिया। उसके नंबर के आधार पर उसे डीएसपी, डिप्टी सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस का पद सौंपा गया, जो कि एक उच्च और पावरफुल ओहदा था। अब उसके पास गाड़ी थी, सरकारी आवास था और समाज में अच्छा खासा सम्मान भी। जानकी वह सब हासिल कर चुकी थी जो उसकी मां सविता के त्याग और बलिदान का प्रतीक था। मां की खुशी और पुरानी यादें। जब उसने अपनी मां को फोन करके यह खुशी की खबर दी तो सविता की आंखों में आंसू आ गए। वे खुशी के आंसू थे क्योंकि बचपन से लेकर आज तक सविता ने जो कुछ सहा था, वह एक मजबूत नारी की मिसाल थी। अपने पति के जाने के बाद कोई उसका सहारा नहीं बना। वह चाहती तो अपनी बेटी को भी मजदूरी करने पर मजबूर कर सकती थी, लेकिन उसने खुद काम करके वड़ा पाव का ठेला लगाकर अपनी बेटी को पढ़ाया लिखाया। और आज भी वह मेहनत कर रही थी ताकि जानकी पीएससी की परीक्षा में पास हो सके। लेकिन अब उनके अच्छे दिनों की शुरुआत होने वाली थी। पुराने जख्म और न्याय की राह। जब जानकी डीएसपी बनी तो मन में खुशी तो थी, लेकिन बचपन का वह दर्दनाक दृश्य आज भी उसे याद आता था जब उस रिश्वतखोर दरोगा ने अतिक्रमण हटाने के नाम पर उसकी मां को चोट पहुंचाई थी, उनका वड़ा पाव का ठेला तोड़ दिया था। वह मन ही मन उस घटना को सोच सोचकर घुटती रहती थी। इसलिए डीएसपी जानकी मैडम गरीबों को हमेशा न्याय दिलाने की कोशिश करती थी। वह समझ चुकी थी कि अमीर लोगों के पास बहुत पैसा होता है, वे अपने पैसों के दम पर अपना हर काम करवा लेते हैं, लेकिन गरीब लोग अक्सर सिस्टम का शिकार बन जाते हैं।
वे अपनी इच्छाओं को पूरा नहीं कर पाते, उनके साथ अन्याय होता है, क्योंकि उनके पास रिश्वत देने के लिए पैसे नहीं होते। हर बार उन्हें पुलिस वालों और सरकारी अफसरों की प्रताड़ना झेलनी पड़ती है। जो इंसान खुद इन हालातों से गुजरा हो, वह गरीबों का दर्द अच्छी तरह से समझ सकता है। इसीलिए डीएसपी जानकी मैडम हमेशा गरीबों की सहायता किया करती थी। एक दिन जब पुराने जख्म हरे हो गए, एक दिन जब जानकी 2-3 दिन की छुट्टी पर थी, वह अपनी मां को समय देना चाहती थी। इसलिए उसने ऑफिस से छुट्टी ली ताकि वह अपनी मां को पूरा शहर घुमा सके और ड्यूटी से हटकर कुछ समय उनके साथ बिता सके। उस समय डीएसपी मैडम साधारण कपड़ों में थी और अपनी मां के साथ बाजार में घूम रही थी, शॉपिंग कर रही थी। तभी सविता को सामने एक वड़ा पाव का ठेला दिखाई दिया। वह ठेला देखते ही सविता की पुरानी यादें ताजा हो गईं। उन्हें याद आ गया कि वह भी अपनी 2 साल की बच्ची को गोद में लेकर वड़ा पाव बेचा करती थी। सविता ने जानकी से कहा, बेटा, आज मुझे वड़ा पाव खाना है। तुम्हें याद होगा, बचपन में हम भी वड़ा पाव बेचा करते थे। चलो, आज पुरानी यादें ताजा करते हैं। जानकी ने अपनी मां की बात मान ली और सादे कपड़ों में ठेले पर जाकर वड़ा पाव खाने लगी। लेकिन तभी वहां एक ऐसी घटना घटी जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। फिर वही रिश्वतखोर दरोगा। ठेले पर वड़ा पाव बेचने वाली महिला गरीब और अनजान थी। तभी एक रिश्वतखोर दरोगा वहां आ धमका। उसने वड़ा पाव बेचने वाली महिला का हाथ पकड़ लिया और उसे दुकान से बाहर खींचते हुए चिल्लाया, कल ही तुझे समझाया था कि यह जगह अवैध है। तुम्हें यहां वड़ा पाव बेचने का कोई अधिकार नहीं है। अगर तुम कल मुझे यह फिर दिखाई दी, तो तुम्हारा सारा सामान फेंक दूंगा और किसी को मुंह दिखाने लायक नहीं छोड़ूंगा। सादे कपड़ों में डीएसपी मैडम यह सारी बातें सुन रही थी। जब वह दरोगा वहां से गया, तो वह महिला फूट फूट कर रोने लगी। तब डीएसपी मैडम ने उस महिला से कहा, तुम चिंता मत करो, मैं इस एरिया की डीएसपी हूं और इस दरोगा की हरकतें अपनी आंखों से देख चुकी हूं। कल तुम इसे फिर से यहां आने दो, मैं इसे ऐसा सबक सिखाऊंगी। दूसरे दिन फिर वही घटना। अगले दिन डीएसपी मैडम फिर से अपनी मां के साथ सादे कपड़ों में उसी वड़ा पाव की दुकान पर बैठकर वड़ा पाव खा रही थी। कुछ देर बाद वही रिश्वतखोर दरोगा फिर वहां पहुंचा। जैसे ही उसने स्टॉल देखा, वह गुस्से से लाल पीला हो गया। उसने उस महिला को अनाप शनाप सुनाना शुरू कर दिया और गुस्से में आकर उसका वड़ा पाव का ठेला फेंकने ही वाला था। इतनी ही देर में डीएसपी मैडम उठी और उस दरोगा को एक जोरदार थप्पड़ जड़ दिया। दरोगा की हालत खराब। थप्पड़ पड़ते ही दरोगा चारों खाने चित हो गया। वह समझ चुका था कि यह हाथ किसी साधारण महिला का नहीं हो सकता। घबराकर हाथ जोड़ते हुए वह बोला, मैडम, आप कौन हैं? तब डीएसपी मैडम ने रोबदार आवाज में कहा, मैं इस एरिया की डीएसपी हूं। मेरा नाम जानकी है। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे इलाके में गरीबों को परेशान करने की और उनसे रिश्वत मांगने की? फिर उन्होंने आगे कहा, यह औरत अपने अधिकार और अपनी मेहनत के दम पर बिना किसी पर निर्भर हुए यहां अपना व्यापार कर रही है। अगर यह सरकार की थोड़ी सी जमीन पर अपना ठेला लगा रही है, तो रोजाना पर्ची भी कटवा रही है। तुम्हें क्या अधिकार है कि तुम इसे इस तरह से अपमानित कर और इसकी मेहनत का सामान फेंको? दरोगा की सजा। दरोगा थर-थर कांपने लगा। उसे समझ आ गया कि उसने बहुत गलत काम किया है। बचपन से लेकर आज तक डीएसपी मैडम के मन में इस दृश्य को लेकर घुटन बनी हुई थी। आज वही दृश्य उनके सामने था। उनके पास मौका था कि वे अपनी मां के अपमान का बदला ले सकें। चाहे वह दरोगा कोई और था, लेकिन वह वड़ा पाव बेचने वाली महिला भी किसी की मां, किसी की पत्नी थी। किसी के साथ अन्याय हो, यह डीएसपी मैडम को पसंद नहीं था। उन्होंने उस रिश्वतखोर दरोगा को सस्पेंड करा दिया और उस वड़ा पाव बेचने वाली महिला को न्याय दिलाया। सविता का गर्व और सपना पूरा। उस दिन सविता को अपनी बेटी जानकी पर फख्र महसूस हुआ, क्योंकि बचपन से लेकर आज तक उन्होंने यही सपना देखा था कि उनकी बेटी एक ईमानदार और न्यायप्रिय अधिकारी बने। इसके बाद उनकी जिंदगी बहुत अच्छी चलने लगी। सारे दुख, दर्द, मुश्किलें और तकलीफें समाप्त हो गईं। आपकी राय इस पूरे घटनाक्रम को लेकर आप क्या विचार रखते हैं? नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगर वीडियो पसंद आई हो, तो लाइक करना मत भूलना। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। अभी के लिए सभी दर्शकों को बहुत बहुत धन्यवाद।